स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। देर ना करते हुए चलिए जानते हैं बिहार झारखंड की ताजा और बड़ी खबरें। इसके साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि भारत सरकार ने किन किन नई योजनाओं को लागू किया है। महिलाओं को मैया सम्मान योजना की राशि कब मिलेगी, गरीबों को पक्का घर बनाने के लिए 1,50,000 रुपए कब मिलेंगे, इन सभी योजनाओं के बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारी सारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं। सोलर पंप सब्सिडी स्कीम के तहत किसानों को पंप की कुल लागत पर भारी सब्सिडी दी जा रही है। छोटे और सीमांत किसानों को 80% तक सब्सिडी का प्रावधान है, जबकि बड़े किसानों को लगभग 70% अनुदान मिलेगा। यह राशि सीधे किसानों के बैंक खाते में डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से भेजी जाएगी। इससे योजना में पारदर्शिता बनी रहेगी और किसी भी प्रकार की दलाली या देरी की संभावना कम होगी। 2025 से 26 शैक्षणिक सत्र के लिए एनएसपी पोर्टल दोबारा सक्रिय हो चुका है और लाखों छात्र इसमें आवेदन कर रहे हैं। इस सत्र में भी सरकार का फोकस यही है कि कोई भी छात्र सिर्फ आर्थिक कारणों से पढ़ाई से वंचित न रहे। अलग अलग वर्गों जैसे एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक, दिव्यांग और सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए अलग योजनाएं उपलब्ध हैं। इन योजनाओं के तहत मिलने वाली राशि छात्र की पढ़ाई के स्तर और योजना के प्रकार पर निर्भर करती है, जो अधिकतम 75,000 रुपए तक हो सकती है। गुरुवार 8 जनवरी 2026 को चांदी के भाव में भारी गिरावट आई है। आज सोने के दाम भी कम हुए हैं। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (आईबीजे) के मुताबिक बुधवार 7 जनवरी 2026 को 22 कैरेट सोने का भाव 1,25,194 रुपये प्रति 10 ग्राम था, जो आज गुरुवार 8 जनवरी को 1,24,066 रुपये प्रति 10 ग्राम पहुंच गया है। आज चांदी 999 प्रति 1 किलो की कीमत में 12,000 से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई है। पीएम आवास योजना लाभार्थी सूची 2026 को लेकर केंद्र सरकार ने एक अहम फैसला लिया है, जिससे करोड़ों ग्रामीण परिवारों को राहत मिली है। इस योजना की नई सूची 2026 के लिए जारी कर दी गई है और अब पात्र लाभार्थियों के खातों में 1,20,000 रुपये की सहायता राशि ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का मकसद है कि देश के हर ग्रामीण गरीब को खुद का पक्का घर मिले ताकि वह सम्मान के साथ जीवन बिता सके। इस बार की पीएम आवास योजना लाभार्थी सूची 2026 में कई ऐसे नाम जोड़े गए हैं जो पहले की सूची से छूट गए थे। सरकार की ओर से सूची में पारदर्शिता रखी गई है और लाभार्थियों को ऑनलाइन सुविधा के माध्यम से नाम चेक करने का विकल्प दिया गया है। इसके अलावा सहायता राशि सीधे बैंक खातों में भेजी जा रही है। महिलाओं को इस दिन मिलेंगे 17वीं 18वीं किस्त के 5,000 रुपए। फाइनल तिथि जारी। इस समय लाखों महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं को सरकार की ओर से सीधे बैंक खाते में सहायता राशि दी जाती है। अब सरकार ने 17वीं और 18वीं किस्त को लेकर फाइनल अपडेट जारी कर दिया है, जिससे महिलाओं को बड़ी राहत मिलने वाली है। फाइनल तिथि जारी होने के बाद अब कुल 5,000 रुपये की राशि एक साथ मिलने की उम्मीद है, जिससे घरेलू खर्च और जरूरतों को पूरा करना आसान होगा। बिहार सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत 50,000 रुपये स्कॉलरशिप की राशि सभी बालिकाओं के बैंक खाता में डीबीटी के माध्यम से सीधे बैंक खाता में भेजा जा रहा है। यदि आप भी शैक्षणिक सत्र 2018 से 21, 2019 से 22, 2020 से 23 और 2021 से 24 की सत्र में शामिल हुए हैं और प्रथम और द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण हुए हैं, तो यह लेख आपके लिए महत्वपूर्ण है। इस लेख में विस्तार पूर्वक बिहार ग्रेजुएशन स्कॉलरशिप पेमेंट स्टेटस 2026 के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलने वाला है और सभी विद्यार्थी को जनवरी माह में स्कॉलरशिप का सबको पैसा भेजा जा रहा है। नया साल 2026 देश के करोड़ों किसानों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत इस साल सरकार ने पूरा इंतजाम कर लिया है कि किसानों को समय पर पैसा मिले। साल भर खेती के खर्चों के लिए आपको पैसों की टेंशन नहीं लेनी होगी। लेकिन सरकार ने एक नया नियम भी जोड़ा है,
जिसे जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। सरकार अब हर किसान की एक अलग डिजिटल पहचान बना रही है, जिसे फार्मर आईडी कहा जा रहा है। जैसे हर इंसान का आधार कार्ड होता है, वैसे ही अब हर किसान की अपनी आईडी होगी। इसमें आपकी जमीन और खेती से जुड़ी सारी जानकारी एक जगह होगी। सरकार का कहना है कि अब इसी आईडी के आधार पर अगली किस्तों का पैसा मिलेगा। अगर आपने यह आईडी नहीं बनवाई तो हो सकता है कि आपकी आने वाली किस्त अटक जाए। इसलिए इसे हल्के में न लें और समय रहते बनवा लें। अमेरिका में पेश किए गए एक नए रूस प्रतिबंध विधेयक ने अंतरराष्ट्रीय व्यापार और कूटनीति में हलचल मचा दी है। इस प्रस्तावित कानून के जरिए न सिर्फ रूस पर दबाव बढ़ाने की तैयारी है, बल्कि भारत जैसे उन देशों पर भी शिकंजा कसने की बात कही जा रही है जो रूसी तेल की खरीद जारी रखे हुए हैं। अमेरिका का संकेत साफ है कि यदि रूसी ऊर्जा आय पर रोक नहीं लगी तो इसके आर्थिक नतीजे भारत सहित कई देशों को भुगतने पड़ सकते हैं, जिसमें 500% टैरिफ भी शामिल है। अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने बुधवार स्थानीय समय को दावा किया कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के खिलाफ सैंक्शनिंग ऑफ रशिया एक्ट 2025 लाए गए एक अहम द्विदलीय प्रतिबंध विधेयक को मंजूरी दे दी है। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड SCG पर खेले गए एशेज 2025 से 26 के आखिरी टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड AUS वर्सेस ENG को 5 विकेट से हराकर सीरीज 4-1 से अपने नाम कर ली। इस जीत के साथ कंगारू टीम ने न सिर्फ एशेज ट्रॉफी रिटेन की, बल्कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 से 27 WTC 2025 से 27 की पॉइंट्स टेबल में भी अपनी बादशाहत कायम रखी। आखिरी दिन ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 160 रन का टारगेट मिला था, जिसे टीम ने आसानी से हासिल कर लिया। वहीं इंग्लैंड के लिए यह हार WTC के इस चक्र में मुश्किलों को और बढ़ाने वाली साबित हुई। हिजाब प्रकरण को लेकर चर्चा में आई आयुष चिकित्सक डॉ नुसरत परवीन ने बुधवार को अपनी सरकारी नौकरी ज्वाइन कर ली। 160 रन का टारगेट मिला था, जिसे टीम ने आसानी से हासिल कर लिया। वहीं इंग्लैंड के लिए यह हार WTC के इस चक्र में मुश्किलों को और बढ़ाने वाली साबित हुई। हिजाब प्रकरण को लेकर चर्चा में आई आयुष चिकित्सक डॉ नुसरत परवीन ने बुधवार को अपनी सरकारी नौकरी ज्वाइन कर ली। मुख्यमंत्री सचिवालय में नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम के बाद वायरल हुए एक वीडियो के बाद वे राष्ट्रीय बहस का हिस्सा बन गई थीं। तमाम राजनीतिक बयानबाजी और बाहरी राज्यों से मिले प्रस्तावों के बीच डॉ नुसरत ने बिहार स्वास्थ्य विभाग में योगदान देकर मामला शांत कर दिया है। पटना जिले में बढ़ती हुई ठंड और लगातार गिरते तापमान ने जनजीवन को प्रभावित करना शुरू कर दिया है। इसलिए पटना के DM त्यागराजन MS ने बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के मद्देनजर एक बड़ा आदेश जारी किया है। प्रशासन का कहना है कि सुबह के समय कम तापमान होने के कारण छोटे बच्चों के स्वास्थ्य पर खराब प्रभाव पड़ने की संभावना है। इसे ध्यान में रखते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जिले के सभी शिक्षण संस्थानों के लिए नए दिशा निर्देश लागू किए गए हैं। पटना का संजय गांधी जैविक उद्यान पटना जू जल्द ही आधुनिक, पर्यटक अनुकूल और तकनीक समृद्ध रूप में नजर आएगा। वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने जू के कायाकल्प के लिए कई बड़े फैसलों की घोषणा की है। इनमें सबसे खास है ट्री टॉप वॉकवे, एक ऐसा पैदल पथ जो पेड़ों की ऊंचाई पर बनेगा और पर्यटकों को प्रकृति को नए नजरिए से देखने का अनुभव देगा। विभाग के अपर मुख्य सचिव आनंद किशोर ने जू में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन योजनाओं की जानकारी दी। पूर्णिया विश्वविद्यालय में सीनेट बैठक की तैयारी को लेकर कुलपति प्रोफेसर विवेकानंद सिंह ने 13 कमेटियों का गठन किया है। कुलपति प्रो विवेकानंद सिंह ने स्पष्ट किया कि सीनेट की बैठक से पूर्व वित्त समिति की बैठक का संपन्न होना आवश्यक है। वित्त समिति की बैठक 5 जनवरी को सफलतापूर्वक आयोजित की जा चुकी है। इसके उपरांत विश्वविद्यालय प्रशासन शीघ्र ही सीनेट की बैठक की तिथि निर्धारित कर उसके आयोजन की सूचना जारी करेगा। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने रांची ठाकुरगांव बुढ़मू टंडवा सिमरिया बगरा मार्ग को झारखंड सेंट्रल कॉरिडोर NH 99 के रूप 99 में मंजूरी दी है। यह परियोजना पिपरवार, टंडवा और खलारी कोयलांचल के लिए आर्थिक, सामाजिक और औद्योगिक बदलाव लाएगी। इससे किसानों, मजदूरों, छात्रों को लाभ मिलेगा, साथ ही कोयला परिवहन, व्यापार और स्थानीय रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।
झारखंड के यूथ आइकॉन आर्यन गर्ग 9 से 12 जनवरी 2026 को भारत मंडपम नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संवाद करेंगे। यह राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2026 का हिस्सा है, जहां वे विकसित भारत 2047 और युवाओं की भूमिका जैसे विषयों पर चर्चा करेंगे। चेतना वेलफेयर ट्रस्ट के माध्यम से शिक्षा और पर्यावरण में सक्रिय आर्यन झारखंड के युवाओं के मुद्दों को राष्ट्रीय मंच पर उठाएंगे, जो राज्य के लिए गौरव का क्षण है। मंत्री सुदिव्य कुमार ने बहुभाषी शिक्षा पर राष्ट्रीय कॉन्क्लेव में कहा कि झारखंड को एक भाषा में नहीं बांधा जा सकता। बहुभाषी शिक्षा राज्य की सांस्कृतिक पहचान, समावेशिता और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की आधारशिला है। उन्होंने 8 जिलों में चल रही क्षेत्रीय भाषा की पढ़ाई को शेष 16 जिलों में भी लागू करने पर जोर दिया। शिक्षा सचिव ने बताया कि 1041 स्कूलों में जनजातीय भाषाओं में पढ़ाई हो रही है, जो NEP 2020 के अनुरूप है। रांची का सिरमटोली कनेक्टिंग फ्लाईओवर जून तक तैयार हो जाएगा। पथ निर्माण विभाग ने निर्माण एजेंसी दिनेश चंद्र अग्रवाल कंपनी को समय पर काम पूरा करने का अल्टीमेटम दिया है। लगभग 211 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा यह 1.2 किलोमीटर लंबा फ्लाईओवर अपने डमरू जैसे विशेष डिजाइन के लिए जाना जाता है। आगामी 19 से 23 जनवरी को दावोस में विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक में झारखंड पहली बार सशक्त उपस्थिति दर्ज कराएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल राज्य की समृद्ध प्राकृतिक संपदा, औद्योगिक संभावनाओं और निवेश के अनुकूल माहौल को वैश्विक निवेशकों के समक्ष प्रस्तुत करेगा। यह यात्रा झारखंड को विश्व पटल पर एक उभरते निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने झारखंड CGL 2023 परीक्षा परिणाम में बड़ा अपडेट जारी किया है। 38 अतिरिक्त अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है, जबकि 16 अभ्यर्थियों के पद या श्रेणी में संशोधन हुआ है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहले ही 1910 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंप चुके हैं। इस बीच शुक्रवार को रांची में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की बैठक होगी, जिसमें कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा होगी। झारखंड में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे से जनजीवन अस्त व्यस्त है। मैक्लुस्कीगंज में पारा -0.5 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है, जो शिमला से भी ठंडा है। कांके का न्यूनतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। लोग घरों में दुबके हैं और बाजारों में सन्नाटा पसरा है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक शीतलहर जारी रहने का येलो अलर्ट जारी किया है, जिससे ठंड से बचाव के उपाय करने की अपील की गई है। राज्य के नगर निगमों को 2 वर्गों में बांटने के खिलाफ दायर याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में अब 13 जनवरी को सुनवाई होगी। शांतनु कुमार चंद्रा की याचिका में कहा गया है कि सरकार का यह वर्गीकरण संवैधानिक प्रावधानों के खिलाफ है। याचिका में धनबाद में मेयर पद अनारक्षित करने और गिरिडीह में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित करने पर भी सवाल उठाए गए हैं। BBMKU एग्जाम डेट। विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय BBMKU ने विभिन्न पाठ्यक्रमों की परीक्षा फॉर्म भरने की तिथियां घोषित कर दी हैं। MBBS, स्नातकोत्तर, PG और BSSC नर्सिंग के छात्रों को निर्धारित समय सीमा में ऑनलाइन आवेदन करना होगा। MBBS सप्लीमेंट्री के लिए 8 से 12 जनवरी, MSSC MCOM के लिए 9 से 15 जनवरी और BSSC नर्सिंग के लिए 10 से 14 जनवरी तक बिना विलंब शुल्क फॉर्म भरे जा सकेंगे। छात्रों को अंतिम तिथि का इंतजार न करने की सलाह दी गई है। धनबाद में भाजपा के संगठनात्मक चुनाव के तहत महानगर और ग्रामीण अध्यक्षों का चुनाव गुरुवार को होगा। वर्तमान महानगर अध्यक्ष श्रवण राय को दोबारा मौका मिलेगा, जबकि ग्रामीण अध्यक्ष पद पर घनश्याम ग्रोवर की जगह मोहन कुंभकार का चयन हुआ है। झारखंड भाजपा महामंत्री प्रदीप वर्मा की उपस्थिति में नामांकन प्रक्रिया पूरी होगी। शुक्रवार को जिलाध्यक्षों और 5 प्रदेश परिषद सदस्यों के नामों की औपचारिक घोषणा की जाएगी। जबलपुर हाईकोर्ट ने कोल इंडिया लिमिटेड CIL के अधिकारियों की वेतन विसंगति पर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कोयला मंत्रालय द्वारा गठित समिति की सिफारिशों को लागू करने का निर्देश दिया है, जिससे अधिकारियों के वेतन में बढ़ोतरी का रास्ता साफ हो गया है।
यह वृद्धि 2021 से प्रभावी होगी और वेतन फिटमेंट 2017 से माना जाएगा। साथ ही बकाया एरियर भी मिलेगा। इससे CIL अधिकारियों का वेतन अन्य महारत्न कंपनियों के समकक्ष आ जाएगा। वेदांता लिमिटेड ने जमशेदपुर की बंद पड़ी इनकैब इंडस्ट्रीज को पुनर्जीवित करने के लिए एक महत्वाकांक्षी मास्टर प्लान तैयार किया है। इस योजना के तहत संयंत्र में उच्च क्षमता वाले ट्रांसफार्मर, स्विच गियर और हाई वोल्टेज केबल का निर्माण होगा। इससे हजारों स्थानीय निवासियों को रोजगार मिलेगा और मेक इन इंडिया अभियान को बढ़ावा मिलेगा। वेदांता का लक्ष्य इकाई को पूरी तरह स्वचालित बनाना और वैश्विक पहचान दिलाना है। टाटानगर रेलवे स्टेशन पर वंदे भारत ट्रेनों के रखरखाव और कोचिंग डिपो विस्तार की 383 करोड़ 69 लाख रुपए की परियोजना रेलवे बोर्ड की मंजूरी का इंतजार कर रही है। दक्षिण पूर्व रेलवे ने 23 दिसंबर को संशोधित प्रस्ताव भेजा था। यह परियोजना टाटानगर को वंदे भारत का प्रमुख केंद्र बनाएगी। 23 दिसंबर को संशोधित प्रस्ताव भेजा था। यह परियोजना टाटानगर को वंदे भारत का प्रमुख केंद्र बनाएगी, जिससे पटना, वाराणसी और पुरी जैसे मार्गों पर ट्रेनों का परिचालन संभव होगा और कोल्हान क्षेत्र में रेल विकास को गति मिलेगी। पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन मतदाता सूची को पारदर्शी बनाने के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान चला रहा है। उपायुक्त के निर्देश पर 1400 शिक्षकों, प्राचार्यों और BLA को प्रशिक्षण दिया गया। इसमें 2003 की मतदाता सूची के आधार पर वर्तमान नामों का सत्यापन और डिजिटल मैपिंग की जाएगी। अभियान में कक्षा 9 से 12 के छात्र भी जागरूकता फैलाएंगे और राजनीतिक दलों से सहयोग मांगा गया है। टाटा स्टील ने वित्त वर्ष 2026 की तीसरी तिमाही में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। कंपनी ने पहली बार एक तिमाही में 60 लाख टन से अधिक स्टील की बिक्री दर्ज की और कच्चे इस्पात उत्पादन में भी सर्वश्रेष्ठ तिमाही आंकड़ा हासिल किया। भारतीय परिचालन में मजबूत मांग और क्षमता विस्तार के कारण उल्लेखनीय वृद्धि हुई। ऑटोमोटिव, निर्माण और ई-कॉमर्स खंडों ने शानदार प्रदर्शन किया, जबकि यूरोपीय इकाइयों का प्रदर्शन मिला जुला रहा। CSIR, NML, जमशेदपुर और नाल्को ने रेड मड से धातु निष्कर्षण के लिए समझौता किया है। भुवनेश्वर में 10 टन प्रतिदिन क्षमता का पायलट प्लांट लगेगा। 10 टन प्रतिदिन क्षमता का पायलट प्लांट लगेगा, जिससे लौह, एल्यूमिना और दुर्लभ स्कैंडियम जैसे बहुमूल्य धातुएं मिलेंगी। यह पहल औद्योगिक अपशिष्ट को संसाधन में बदलेगी, नाल्को को निपटान से राहत देगी और भारत को स्कैंडियम की घरेलू आपूर्ति सुनिश्चित करेगी, जो एरोस्पेस और रक्षा जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण है। झारखंड में 2026 के नगर निकाय चुनावों की घोषणा जल्द होने वाली है, जो फरवरी अंत या मार्च की शुरुआत में संभावित है। राज्य निर्वाचन आयोग ने महापौर, अध्यक्ष और वार्ड पार्षद सदस्य पदों के लिए चुनाव चिन्ह तय कर दिए हैं। चास और फुसरो सहित सभी नगर पालिकाओं में इन्हीं प्रतीकों पर चुनाव होंगे। नामांकन के बाद वर्ण क्रमानुसार प्रतीक आवंटित होंगे और अधिक उम्मीदवारों पर सुरक्षित चिन्ह दिए जाएंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने देवघर में 70 BLO से संवाद किया। उन्होंने शुद्ध मतदाता सूची को लोकतंत्र का आधार बताया और पारदर्शिता से काम करने पर जोर दिया। कुमार ने कहा कि कोई पात्र मतदाता न छूटे और अपात्र का नाम न जुड़े। बिहार की तरह झारखंड में भी SIR के सफल परिणाम की उम्मीद जताई। उन्होंने BLO को निडर होकर काम करने का संदेश दिया। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार BLO संवाद कार्यक्रम में कहा कि लोकतंत्र की मजबूती शुद्ध मतदाता सूची पर निर्भर करती है। उसी तरह शुद्ध मतदाता सूची का आधार तैयार करने में बूथ लेवल ऑफिसर BLO की बड़ी भूमिका होती है। वर्तमान में देश भर में मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण का कार्य विभिन्न चरणों में संचालित किया जा रहा है। झारखंड में भले ही अभी इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई हो, लेकिन यहां के BLO की तैयारी यह संकेत देती है कि कोई भी पात्र भारतीय मतदाता सूची से वंचित न रहे के लक्ष्य को पूरी गंभीरता से हासिल कर लिया जाएगा।
यह पहला अवसर होगा जब 19 से 23 जनवरी 2026 तक स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF की वार्षिक बैठक में झारखंड से जोहार की गूंज सुनाई देगी। यहां एक आदिवासी जनप्रतिनिधि के रूप में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उपस्थिति दर्ज करेंगे। झारखंड सरकार इस वैश्विक मंच के माध्यम से क्रिटिकल मिनरल्स, खनन, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिक व्हीकल और ऑटोमोबाइल, अक्षय ऊर्जा, वस्त्र निर्माण, पर्यटन और वनोत्पाद जैसे प्रमुख क्षेत्रों में राज्य की अपार संभावनाओं को विश्व के सामने प्रस्तुत करेगी। कोल इंडिया के जूनियर रैंक के अफसरों की वेतन वृद्धि की अनुशंसा की गई है। अनुशंसा लागू होने पर कोल इंडिया के जूनियर रैंक के अफसरों को ONGC के अफसरों की तर्ज पर वेतन मिल पाएगा। इसके लिए कोल इंडिया ने कमेटी बनाई थी। कमेटी ने E1 से E7 रैंक तक के अफसर के वेतनमान में करीब 20,000 रुपए की वृद्धि की अनुशंसा की है। इससे इंट्री ग्रेड में कोल इंडिया के अफसरों का वेतनमान 40,000 से 14,000 से बढ़कर 60,000 से 1,80,000 रुपए हो जाएगा। कमेटी ने E7 रैंक तक के अफसरों की भी वेतन वृद्धि की अनुशंसा की है। E7 रैंक के अफसरों का अभी वेतनमान 1 लाख से 2,60,000 रुपए है। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बिहार के सभी 264 नगर निकायों में सरकारी जमीन कब्जाने वाले माफिया पर नकेल कसने का निर्देश दिया है। उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन के तहत बड़ी आउटसोर्सिंग कंपनियों का एकाधिकार खत्म कर छोटी कंपनियों को शामिल करने को कहा। सिन्हा ने अधिकारियों को गुजरात, महाराष्ट्र, यूपी और MP के स्वच्छता मॉडल का अध्ययन कर बिहार में लागू करने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री गन्ना यंत्रीकरण योजना के तहत बिहार के गन्ना किसानों को कृषि यंत्रों की खरीद पर अनुदान मिल रहा है। ऑनलाइन आवेदन 1 से 15 जनवरी तक जारी है। सामान्य वर्ग को 50%, अति पिछड़ा, अनुसूचित जाति जनजाति को 60% तक अनुदान मिलेगा। तिरुपति चीनी मिल किसानों को जागरूक कर रही है। यह योजना खेती की लागत कम करने और आधुनिक यंत्रों की उपलब्धता बढ़ाने में सहायक होगी।